नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप जानते हैं डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को सही डायरेक्शन और साथ में मोटिवेशन देना। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ सिंह चौहान जी। सिद्धार्थ सिंह चौहान ने इस बार अगर हम बात करें तो जो सीजीपीएससी की परीक्षा 2019 हुई थी, जिसका परिणाम सितंबर 2021 में आया है, उसमें 39 रैंक प्राप्त कर अपने के लिए नायब तहसीलदार का पद सुरक्षित किया है। तो पहले स्वागत करते हैं सिद्धार्थ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका, और डायलॉग मंच जी की ओर नमस्कार। से, और साथ ही जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, उन सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। सिद्धार्थ जी, पहला प्रश्न हम लोगों का यही रहेगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि एक अच्छी जर्नी रही होगी, ये कौन सा टाइम था, मीडियम क्या था, थोड़ा सा इस बारे में बताइए ताकि हम लोग आगे वार्तालाप प्रारंभ करें। जी, मेरी ग्रेजुएशन जो हुई थी कंप्यूटर साइंस से हुई थी। तो ग्रेजुएशन के जी जी अ, जी, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के जब फाइनल ईयर में ही था, तो मैंने थोड़ी-थोड़ी तैयारी इसकी शुरू कर दी थी लगभग। जो जीएस की जो बुक्स होती थी नॉर्मली लाइब्रेरी में अवेलेबल, उनको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। जी उसके बाद मैंने पीजी में जब एडमिशन लिया तो मैं मतलब सिलेबस वाइज मैं नहीं पढ़ रहा था, बस मैं एक नॉलेज गेन करने के लिए इन बुक्स को पढ़ रहा था, अपने जी पीजी के साथ-साथ भी। फिर जी। जैसे ही मैंने अपना पीजी क्लियर किया, तो सेम ईयर मेरी बैंक में जॉब लग गई। ओके तो फिर 1-2 साल फिर ऐसा हो कि फिर पढ़ाई से मेरा इधर मैं मतलब छूट गई मेरी पढ़ाई इसमें। फिर ओके। जब 1-2 साल मुझे हो गए तो मुझे समझ में आया कि मेरे जो फाइनल गोल जो मैंने शुरू किया था जी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो मुझे लगा जी कि अब मुझे वापस इसकी तैयारी चालू करनी चाहिए। तो 2018 में मैंने फिर से अपनी ये तैयारी चालू की, और उसके बाद फिर 2019 में प्री क्रैक हुआ, और जिसमें मैं इस साल चयनित होकर अब 39 रैंक मेरी आई है। जी। तो यानी कि आपने पहले बैंक में जॉब की और उसके बाद फिर आप इधर आए हैं, मूव किए हैं। तो मेरा प्रश्न एक ये जी। भी बन रहा है, बड़ा मन कर रहा है पूछने का, पूछा जाए कि जब आपने बैंक की जॉब कर रहे थे और बैंक की जॉब छोड़कर आप इधर जब आए, तो ऐसा क्या हुआ कि सिविल सर्विस की ओर आपका रुझान बना कि चलो सिविल सर्विस में हम लोग ट्राई करेंगे? कोई खास ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? जी। एक्चुअली जिस साल मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ था, उसी सेम ईयर में मेरा एक फ्रेंड है, विजय सिंह राजपूत जी उनका नाम है। तो वो डीएसपी के पद पे चयनित हुए थे सीजीपीएससी में। ओके। तो जो आप अपने पास के किसी ऐसे लोगों को जब आप निकलते हुए देखते हैं ना इस परीक्षा के माध्यम से, तो आपके अंदर भी एक हिम्मत आती है कि आप जी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे साथ जी वो इंसिडेंट हुआ था कि जब उन्होंने एग्जाम निकाला था, तो मुझे लगा था कि हाँ यार, मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। जी उस साल मेरा बैंक में तो चयन हो गया था, पर मैंने मन बना लिया था कि ठीक है, आगे चल के मुझे सीजीपीएससी की तैयारी करनी है। तो जी। फिर मैंने पीएससी की तैयारी शुरू की, और फिर मैं इसमें आया। देखिए, बड़ा सुंदर सिद्धार्थ जी ने बताया कि इनके मित्र का सिलेक्शन हुआ, डीवाईएसपी बने, तो इनको प्रेरणा मिली और ये आए। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि जो सिद्धार्थ सिंह जी के लिए प्रेरणा बने थे, आज सिद्धार्थ सिंह जी आपके लिए प्रेरणा बने हैं। जब सिद्धार्थ जी का चयन हो सकता है, देखिए आपके जैसे ही हैं, जब आपका चयन हो सकता है तो आप लोगों का भी हो सकता है। तो सिद्धार्थ जी से यही प्रेरणा हमको मिलती है। सिद्धार्थ जी, एक प्रश्न और डायलॉग मंच की ओर से जी। आपके लिए रहेगा कि इस पूरी परीक्षा की तैयारी में, यानी कि प्री से लेके इंटरव्यू तक की अगर हम बात करें, पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको मुख्य चुनौती क्या लगी कि ये चैलेंज मेरे लिए सबसे बड़ा था, जिसको मुझे क्या 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 करना पड़ा, चुनौती को लेना पड़ा, उसको मुझे पास करना पड़ा, उसको मुझे झेलना पड़ा, या जो भी आपको क्या चुनौती सबसे मुख्य लगी कि भाई पूरी तैयारी के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि बस टाइम बहुत कम हुआ करता था पढ़ाई के लिए। जी तो मुझे एक ऐसा तरीका खोजना था जहाँ पे मैं अपने मिनिमम मैक्सिमम आउटपुट ले सकूं, क्योंकि मेरे पास जी डेली लगभग 2 से 3 घंटे के लिए ही मुझे टाइम मिलता था पढ़ने का। उससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं होता था, नॉर्मल जी टाइम जो होता था मेरा बैंक का। तो जी वहाँ जी ऐसा था कि 2-3 घंटे में मैं कैसे, मतलब मैं किन चीजों को सेलेक्ट करूँ अपनी पढ़ाई में, जी जहां से मेरा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। तो मेरे लिए जी एक बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम थी। हालांकि मुझे फायदा ये भी मिला कि जो कोविड के कारण हमें जो पीरियड एक्सटेंड होके मिला, तो जी उसका मुझे फायदा मिला कि जो मेरी चुनौतियां थी मैं उनको बहुत आसानी से झेल पाया। जी। तो मेन चीज यही होती है किस तरीके से आप अपना एक कंटेंट को इकट्ठा करते हैं पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल। मेरे लिए वही सबसे बड़ी चुनौती मतलब प्रॉब्लम थी, जो मैं बैंक के साथ साथ तैयारी करना मेरे लिए। जी। तो बड़ा अच्छी बात आपने बोली कि आपने जॉब के साथ तैयारी की।
नहीं तो काफी लोग ये कहते हैं भाई टाइम अब मिलता नहीं है, जॉब करते हैं, अब कैसे हो पाएगा, पढ़ाई हो नहीं पाएगी। और कमाल की बात तो ये है कि वो अभ्यर्थी भी कई बार इस प्रकार की बात बोलते हैं कि जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, जैसे पूरा दिन निकल जाता है, पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों देखिए, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सिद्धार्थ जी ने सेट किया कि आप जॉब करते करते भी टाइम को अगर आप मैनेज करते हैं और टाइम का पूरा मैनेजमेंट करते हैं तो आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो सीजीपीएससी उन्होंने जॉब करते करते पास की, ये वाकई में एक बड़ा अच्छा उदाहरण सेट किया, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया। सिद्धार्थ जी, एक प्रश्न अक्सर अभ्यर्थियों का ये रहता है कि जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, तो वो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए? कई बार अभ्यर्थी कहते हैं सर हम तो वीकली पढ़ते हैं, हम पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, संडे को बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब पर हैं। तो आपके लिए तो बड़ा जी जी। मुश्किल होता होगा, जॉब के साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ना है। तो आपने किस तरह से मैनेज किया कि भाई करंट अफेयर्स को कैसे पढूं, उनके नोट्स भी बनाए क्या, किस तरह से चीजों को मैनेज किया? थोड़ा इस बारे में बताइए कि आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या थी, रणनीति क्या थी? देखिए, जहाँ तक न्यूज़पेपर की बात है, तो मैंने बताया कि चूंकि मेरे पास समय बहुत कम होता था, तो मैं बहुत बेसिक चीजों को पहले पढ़ता था। और जो न्यूज़पेपर वाली बात थी, तो मैं ये कहूंगा कि जिनके पास पूरा टाइम है दिन का, वो जरूर जी न्यूज़पेपर को 1 से 1.5 घंटे के बीच पढ़े। बट जी मेरी स्ट्रेटेजी में न्यूज़पेपर को मैं इंक्लूड नहीं कर पाता था, क्योंकि बहुत कम टाइम होता था। तो मैं जी कोशिश ये करता था कि जैसे मोबाइल पे ही कभी मुझे फ्री टाइम जैसे मिल गया, मैं उस जी पे ही अपने न्यूज मोबाइल पे स्क्रॉल कर लेता था। हिंदू के एडिटोरियल बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे अवेलेबल हो जाते थे। तो जी मेरा जो करंट अफेयर था या न्यूज़पेपर का जो इशू था, वो मैंने मैंने वहीं से उसको किया था प्रिपेयर। ओके ओके, चलिए बड़ा अच्छा आपने। मैं तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपने, कहते हैं ना कि वो चलते फिरते खाते पीते आपने क्या किया, अपना करंट अफेयर्स तैयार किया कि जब भी आपको समय मिला मोबाइल हाथ में रखा और देख लिया, चलो भाई ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है। तो बड़ा उसको स्ट्रेस लेके आपने करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया, इजीली आपका उसको आपने तैयार किया और इजीली आपका हो गया। स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे आपने ज्यादा फोकस किया, वही आपको मार्क्स देते हैं, वही आपको नंबर देते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूंगा सिद्धार्थ जी आपसे कि प्री की अगर हम बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू की बात करें, तो पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह से पास करूंगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, कितना क्या, इसको थोड़ा बताएंगे प्री के बारे में, कितने आवर्स उसको आपने दिए, तैयारी मुख्य परीक्षा के साथ में की या अलग से की, सोर्स क्या थे, थोड़ा सा प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। देखिए, प्री पेपर की जो प्रिपरेशन है, वो सबसे पहले मैंने तो 2-3 साल के पेपर को एनालाइज किया कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे यहाँ। जी तो सबसे पहले मैंने उन टॉपिक्स की तैयारी चालू की और उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि जहां से आपसे बहुत डीप बढ़िया। में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उन सब्जेक्ट को भी डीप में पढ़ना है। और जहां ओके से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, जी तो उस सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैंने जो ओके ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं, मैंने उनको या तो नहीं पढ़ा या फिर बहुत कम मैंने उनकी पढ़ाई की। ओके और फिर मैंने जो बेसिक प्री के लिए जो मैंने बुक्स फॉलो की थी, वो हरिराम पटेल सर की बुक आती है, और एक जी टुटेजा की प्रतियोगिता सारांश की सामान्य अध्ययन बुक आती है। तो मैंने ओके प्री के लिए केवल इन 2 बुक्स को फॉलो किया और इन्हीं को मैंने 2-3 बार पढ़ने की कोशिश की। जहां जी तक कट ऑफ के अंदाजे की बात है, तो आपको उसी समय पेपर हॉल में बैठ के कट ऑफ का अंदाजा लगाना होगा। तो लास्ट ईयर 2018 का जब प्री हुआ था, तो ये देखा गया था कट ऑफ बहुत हाई गया था। ओके तो 2019 में जब मैंने देखा कि पेपर काफी आसान है, पिछले साल से भी थोड़ा आसान था, मुझे लगा कि इस साल कट ऑफ थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो मेरे ओके अटेम्प्ट उसी हिसाब से मैंने अपने इंक्रीज कर लिए, और मैंने जी ऑलमोस्ट 155-150 के आसपास सही अटेम्प्ट किए थे। तो मुझे अंदाजा था कि हाँ, इतने अटेम्प्ट अब सफिशिएंट होंगे मुझे एग्जाम को निकालने के लिए। तो उसका कट ऑफ भी ये माना जाता है कि 143-144 के आसपास गया था। ओके, देखिए बड़ा अच्छा बोला अभी सिद्धार्थ जी ने, एक तो सिद्धार्थ जी ने कहा कि मैंने, जब हम अटेम्प्ट की बात करें तो परीक्षा भवन में ही डिसाइड करना पड़ता है कितना करना है। हम पहले से कोई पेपर को देखकर हम लोग मूड बनाए कि भाई पेपर इतना टफ है, इजी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करें, सेटल करें। और दूसरी बड़ी बात बोली प्रारंभिक परीक्षा की पूरी प्रिपरेशन के दौरान कि जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनसे लगता है क्वेश्चन ज्यादा आने हैं, उन पर आप ज्यादा स्टडी करें, उन पर ज्यादा फोकस करें। और जिनसे प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं तो उनको या तो आप थोड़ा सा कम वेटेज दें। सही रणनीति भी है, सही स्ट्रेटजी भी है ये। तो बड़ा अच्छा आपने बिल्कुल एकदम स्ट्रेटजी बनाई और आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। मुख्य परीक्षा के लिए आपने कैसे किया सिद्धार्थ जी? क्योंकि मुख्य परीक्षा में 7 पेपर हैं, आप सातों पेपर को मैनेज करना, करीब 30 टॉपिक हो जाते हैं लगभग, हम बात करें ऐसे सब मिला के तो लगभग 30 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। इन 3 सब्जेक्ट को आपने कैसे इसको पूरा पूरा किया, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
क्योंकि देखिए मैंने बड़ी जैसे बताया परीक्षा कि तो वही है, मेंस और इंटरव्यू ही है। जी जैसे मैंने बताया कि जो मेरा अप्रोच था वो बेसिकली यही था हर जगह कि किस तरीके से मैं अपने मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकूं। तो जी मैंने मेंस के लिए भी लगभग यही अप्रोच फॉलो की थी कि जो सिलेबस की चीजें थी मैंने फोकस किया कि केवल मुझे इनको ही तैयार करना है। अगर उसके बाहर जो कुछ आता है तो अगर मुझसे डील होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको छोड़ दूंगा। तो मैंने जितने टॉपिक सिलेबस में थे मैंने उन सब का एक नोट्स बनाया, ओके 70 80 100 पेजों के बीच का। और मुझे ये था कि मुझे उन नोट्स के बीच से ही पढ़ना है। मैंने उसके अलावा कोई बुक, कोई मटेरियल, कोई इंटरनेट नहीं, मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया। जी जब मेरे वो नोट्स प्रिपेयर हो रहे थे तो मैंने कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स बुक अपने साथ रखी जिनसे मैंने नोट्स तैयार किए। और मुझे जितने उसमें करंट या डायनेमिक एस्पेक्ट इंक्लूड करना था मैंने उनको नोट्स बनाते टाइम इंक्लूड कर लिया। तो ऐसा ओके हुआ कि एग्जाम आते आते ये हो गया था कि मेरे पास सातों पेपर के सारे नोट्स अवेलेबल थे खुद के, और मैंने बस उन्हीं की पढ़ाई लगातार की, बार बार की। तो मेरा बेसिक अप्रोच जो था यही था, और शायद इसी कारण मुझे ज्यादा मार्क्स फेच हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा कि आपने अपने पर्सनल नोट्स बनाए, सबसे अच्छी बात है कि अपने हैंड राइटर हम जो वो बनाते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम बनाते हैं, उनको शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कमाल की बात बोली कि आपने 90 से 100 पेज में सारे नोट्स आपने क्या कर दिए थे, यानी कि सारे सातों सातों पेपर आपने कंपाइल कर लिए थे। ये बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, नोट्स को लेकर आप देख रहे होंगे, लगातार इंटरव्यू में आप देख भी रहे होंगे, मोस्टली आप देखेंगे जितने भी चयनित प्रतिभागी रहे, उन सब का क्या रहा, यही बात रही कि हम सबको नोट्स बनाए और उनको हमने बार बार रिवाइज किया। लेकिन सिद्धार्थ जी, बात ये उठती है कि आपको नोट्स बनाने का समय कहाँ से मिला? आपने कहा कि जॉब करते हैं, अब प्री के बाद आपने नोट्स जी बनाने शुरू किए, या प्री से पहले से ही आप धीरे धीरे नोट्स बना रहे थे? इसको भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा नोट्स बनाना आपके लिए। आ, मैंने क्या किया कि जिन सब जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत स्कैटर्ड था, मतलब वो एक बुक में मिलना मुश्किल नहीं था, जी तो मैंने उन सब्जेक्ट्स के सबसे पहले नोट्स बनाने चालू किए। और मुझे कोविड लॉकडाउन का काफी फायदा मिला इस टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर जब कोविड का शुरू में लॉकडाउन लगा था उस जी टाइम थोड़ा मेरे पास काफी समय होता था इन चीजों के लिए। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स के नोट्स पहले ही प्रिपेयर किए। फिलोसफी का होता है, तो जी फिलोसफी के आपके नोट्स किसी एक जगह मिलने काफी मुश्किल होते हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम में। तो जी मैंने इंटरनेट की उसमें बेसिकली मदद ली और मैंने सबसे पहले फिलोसफी के नोट्स अपने तैयार कर लिए। जी इसी तरीके से जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इवन हिस्ट्री हो गया, जो जी इंग्लिश मीडियम में वो सारे टॉपिक एक जगह मिलने मुश्किल थे, तो मैंने उनके नोट्स पहले प्रिपेयर किए। जी फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके कंटेंट मुझे एक बुक में मिल जा रहे थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो बुक्स ली और उनमें जो जो कुछ टॉपिक्स हमें नहीं मिलते थे ना, तो मैं उसमें एक व्हाइट पेज लगा के मैं उन नोट्स को वहां प्रिपेयर कर लेता था। या फिर उन बुक्स में कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वहां जी पे खुद के नोट्स बना लेता था व्हाइट पेज में और उनको लगा देता था। जैसा था कि मेरे आधे नोट्स तो बुक पे ही हैं और आधे नोट्स मैंने जो है खुद से प्रिपेयर किए। ओके। यानी कि आधे नोट्स की हम बात करें तो आपने किताब के अंदर ही अंडरलाइन करके, लिख कर, या जो पेज इंसर्ट कर कर आपने उसको तैयार किया। जी और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काफी तबाही मचाई, सब कुछ हुआ कोरोना से, लेकिन आपने उसको क्या किया, रचनात्मक कार्यों में लगाए रखा। बेकार का तनाव नहीं लिया कि नहीं भैया ये हो रहा है वो रहा है, क्योंकि मैं काफी देख रहा था कि सर अब क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा। आपने उनसे दिमाग हटाकर रचनात्मक तरीके से अपने समय को और ऊर्जा को आपने क्या किया, यूटिलाइज किया। बहुत अच्छे जी। सिद्धार्थ सर, एक प्रश्न मेरे मन में भी और भी अभ्यर्थी को मन में ये रहता है कि जब हम अपना खुद का मूल्यांकन करें, जैसे आपने भी अगर मेंस के प्रैक्टिस की होगी, तो आपने खुद मूल्यांकन किया था, किसी और से आपने कॉपी चेक कराई थी, कैसे, या बगैर मूल्यांकन करे तैयार कर लिया, परीक्षा भवन में ही जाके मूल्यांकन हुआ? इसकी क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? भाई हम कितना पढ़े हैं, अंदर कितना गया है, इसको चेक करना तो जरूरी है ना, कि भाई इनपुट तो जा रहा है लेकिन आउटपुट जी कुछ जी। आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसकी चेकिंग परीक्षा भवन में थी या पहले से आपने इसके लिए कुछ तैयारी की थी? आ, मैंने इसके लिए मुझे मेरी जो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, मेरा मानना है, मेरे आंसर राइटिंग में उसमें मॉक जी टेस्ट का बहुत बड़ा हाथ था। तो मैंने एक ऑनलाइन टूटेजा ट्यूटोरियल्स का मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था। जी तो वो ऑनलाइन चल रहा था उस समय। तो शुरू जी में तो मेरे आंसर बहुत अच्छे नहीं लिखा रहे थे, बट उस ऑनलाइन टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि वहां पे टॉपर्स की कॉपीज भी अपलोड होती थी। ओके तो मैंने जब उनके आंसर्स देखे थे तो मुझे अंदाजा हो जाता था कि मुझ में क्या कमी है या मुझसे क्या चीजें छूट रही हैं जो वो अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं और ज्यादा मार्क्स जी फेच कर रहे हैं। जी तो मुझे लगता था कि जिन आंसरों पे लोगों को ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तो मैंने भी वही स्ट्रेटजी अपने अंदर अपनाई और मैंने भी अपने आंसर्स को उस तरीके से फॉर्मेट करने की कोशिश की। तो जी इस तरीके से क्या हुआ कि ऑनलाइन जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट में दिया तो मेरे खुद के आंसर राइटिंग भी तो इम्प्रूव हुई ही,
साथ में जो अच्छे पॉइंट्स है मैंने उनको इंक्लूड करना शुरू किया। तो सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ था। तो मॉक टेस्ट मेरा ये मानना है कि अगर आपको इम्प्रूव करना है तो बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, यानी कि आपका कहना ये है कि मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको प्रैक्टिस करने से, और बिल्कुल सही बात है कि आप अंदर क्या गया इसको अगर आप चेक ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। नहीं तो आप एक झूठ मूठ का कहते हैं वो गुब्बारा बना लेते हैं, भ्रम बना लेते हैं मेरा सब कुछ तैयार है, कैश देंगे। और बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिद्धार्थ जी ने जब प्रारंभ में कैश दिए तो खुद बता रहे हैं कि मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था, लेकिन निराश नहीं हुए और लगातार करते रहे और आज आप 39 रैंक लेकर आप नायब तहसीलदार बन गए। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि कभी घबराना नहीं चाहिए, सफर हमेशा शून्य से ही शुरू होता है। तो शून्य से शिखर का जो रास्ता है वो एक संघर्षों का है, उसको आप चलिए और चलेंगे तो धीरे धीरे मंजिल पहुंच ही जाएंगे। बहुत सिद्धार्थ जी, कुछ ऐसा बात जो आप हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहें कि भाई वो कैसे तैयारी करें, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी से जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो अभी शुरू कर रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ शुरू करें। जी जो स्टैंडर्ड्स बुक मार्केट में अवेलेबल है, जी हर सब्जेक्ट की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करने से, कि पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत हो गई, जी हिस्ट्री के लिए आप या तो बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हालांकि थोड़ी लेंदी होती है तो एग्जाम के पास आप उसको नहीं पढ़ सकते, बट अगर आप खाली हैं तो आप मतलब उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास महेश बनवाल की हिस्ट्री की बुक हो गई, ज्योग्राफी की मैंने महेश बनवाल की फॉलो की, इकोनॉमी में जी आप रमेश सिंह के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, जी हिस्ट्री में आप प्रतियोगिता सारांश की बुक और हरिराम पटेल की बुक्स को फॉलो कर सकते हो, काफी होती हैं अपने आप में। साथ ही आप अगर कुछ इनपुट आप एक्स्ट्रा लेना चाहें तो आप जी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि वो काफी लेंदी बुक्स हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से आप उन बुक्स को पढ़ें, बट जो जी टॉपिक्स आपको लगता है कि छूट रहे हैं आप उनको वहां से फॉलो कर लें। और बिल्कुल यहाँ प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में शुरू करें। प्री एग्जाम नॉर्मली फेब में होता है, तो कोशिश करें कि आप नवंबर तक आप मेंस की पूरी तैयारी करें, नवंबर के ओके पहले तक। जी जैसे ही आपका नवंबर में नोटिफिकेशन आता है उसके थोड़ा पहले से आप प्री की तैयारी चालू कर दें डेडिकेटेड, जी क्योंकि प्री ज्यादा टफ लगता है मुझे मेंस के मुकाबले यहाँ। जी तो आप नवंबर दिसंबर जनवरी का टाइम प्री के लिए रखें, प्री की अच्छे से तैयारी करें, और जब आपके उधर फेब में आपका एग्जाम निकल जाता है तो बस शुरू से ही आप मेंस की तैयारी चालू कर दे फेब के बाद। ओके। जी देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा बताया सिद्धार्थ जी ने। एक तो कहा टेक्स्ट बुक को आप पढ़ें, बगैर टेक्स्ट बुक को पढ़े आप ज्यादा ये मत सोचिए कि हम कटिंग कोई रास्ता निकाल लें, हम ये कर लें वो कर लें। टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी चाहिए और पूरा एक स्ट्रेटजी कि आपको प्री से 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपको प्री की तैयारी करनी है। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, ज्यादा तनाव नहीं लेना है, उसको आपको पढ़ते जाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो सिद्धार्थ जी कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें कि हाँ भाई ये मेरी पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने इस चीज को चैलेंज किया, ये तो आपने बताया कि चुनौती आपने बताई दी थी, या ये चीज मैंने महत्वपूर्ण तरीके से अपनाई, कुछ ऐसा बात जो आपको लगा हो कि आप इस एग्जाम के अंदर ये चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए, ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे पूरी प्रिपरेशन में? कोई चीज ऐसी आपके दिमाग में आती हो? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा इस पूरी प्रोसेस में कि जी आप इस चीज को कर सकते हैं। जी दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको लगातार लगे रहना इस चीज में, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जी आप 1 साल पढ़ रहे हैं नहीं निकला, 2 साल पढ़ रहे हैं नहीं निकला, इवन मैं आज 29 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा उसके बाद एग्जाम निकला है, मीन्स मेरा पहला मेंस का अटेम्प्ट था। तो आपको इस पूरी प्रोसेस कभी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपने पर हमेशा भरोसा बना के चलना है। आपको लगातार इसमें प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप को उतना आगे पाएंगे। जी और मेरा ये भी कहना है कि जो अभ्यर्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रोसेस को अपने आप के लिए कॉम्प्लेक्स ज्यादा ना बनाएं, बहुत बेसिक अप्रोच के साथ इन चीजों को फॉलो करें। अपनी बेसिक जो सिलेबस है उनको पहले कंप्लीट करें, इसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए। बट शुरू में क्या करते हैं ना, हम इन प्रोसेस को अपने लिए बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इन चीजों को शुरू में ना करें, पहले आप अपना बेसिक तैयारी पूरी करें, उसके बाद आप इन चीजों को फॉलो करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, हाँ बहुत सिंपल कि ज्यादा प्रेशर मत लीजिए और दिमाग में बहुत बड़ी फिल्म मत बनाइए। आप सिंपल पहले बेसिक से आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप बेसिक को पहले मजबूत कीजिए, उसके बाद कि हाँ मुझे ये भी तैयार करना है, ये टॉपिक भी छूट रहा है, ये भी करना है पहले, लेकिन पहले बेसिक।
क्योंकि बेसिक से अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद ही जो आपका एडवांस लेवल हो जाता है परीक्षा का, वो आपको समझ में तभी आता है जब आपका बेसिक अच्छे से तैयार होता है। और बेसिक पे आपकी कमांड नहीं होती है तो वो चीजें आपके लिए क्या बनती है, हमेशा दुखदायी बनी जाती है। फिर हम लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं बेसिक तैयार ना होने के कारण। तो बेसिक पर आप बहुत फोकस कीजिए, ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। सिद्धार्थ जी, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक प्रश्न मेरा मन और कर रहा है कि वो पूछ लूं आपसे, एस्से को लेकर और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उन दोनों को लेकर, क्योंकि अक्सर अभ्यर्थियों को एस्से में और लॉन्ग क्वेश्चन में, एक तो एस्से का टॉपिक कौन सा हम चूज करें, क्योंकि चाहे वो नेशनल लेवल का एस्से हो या छत्तीसगढ़ का एस्से हो, तो इसमें बड़ा दुविधा रहती है कि कौन सा टॉपिक हम चूज करें। तो ये बात, और एस्से की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या पहले से कुछ टॉपिक तैयार करने चाहिए, इसको लेकर थोड़ा बताइए पहले ऐसे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, ऐसे में तो ज्यादातर मैंने ये किया था कि मैंने कुछ काफी सारे एसेस को पहले से प्रिपेयर करके रखा था, जिनका एक कंटेंट मैंने पहले से अपना हम इकट्ठा करके रख लेते हैं, जो हमें फाइनल जब एग्जाम होता है तो अगर उस पार्ट से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत दूसरी बढ़िया। चीज ये कि ऐसे 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 मतलब ऐसा आप एक ऐसे चुने जो आप जिसको आप डायनेमिक बना सकते हैं, जिसपे आप करंट की चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, करंट के एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। फिर ऐसे का एक बेसिक बहुत फॉर्मेट होता है कि आपको इंट्रोडक्शन में जो है चीजों को इस तरीके से लिखें कि सामने वाले को पढ़ने में शुरू में इंटरेस्ट आए। जैसे आप कोई जी स्टोरी इंक्लूड कर लें या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई चीज आप उसको इंक्लूड कर लें। जी फिर जहां तक बॉडी की बात है तो मैं ये कोशिश करता था कि अगर कोई ऐसे का टॉपिक है उसको मल्टीपल डायमेंशन के साथ मैं अप्रोच कर सकूं। जैसे कि ओके इवन जब मैंने ऐसे लिखा था तो जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आया था, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं उस ग्लोबलाइजेशन के ऐसे में भी मल्टीपल अप्रोच फॉलो कर सके। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या हो सकता है उसका, टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमिक डायमेंशन क्या हो सकता है, सोशल डायमेंशन क्या हो सकता है, ये अलग अलग डायमेंशन को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की थी। इस तरीके से क्या आप एक इंट्रोडक्शन आप अच्छा लिखें काफी। जो कंक्लूजन का पार्ट है वो जो आप बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, इवन एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको वहाँ पे कंक्लूजन के लिए जो मैटर्स होते हैं वो मिलने चालू हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि अगर वहीं से कोई चीज मुझे याद आ रही है जो मैं अपने कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मैं उनको इंक्लूड करता था। और वही बेसिक जो बॉडी की चीजें वहां पे यही था कि आप चैलेंजेस को इंक्लूड करें, उसके सॉल्यूशंस दें, गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं, तीन चीजें आप अगर इंक्लूड करेंगे तो 750 वर्ड्स अपने आप मतलब पूरे हो जाते हैं। आपको इससे और ज्यादा इंक्लूड करने की जरूरत कभी महसूस नहीं होगी वहां पे। जी बहुत बढ़िया। देखिए, दोस्तों बड़ा अच्छा बताया कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बड़ा शानदार होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है, गाँव में कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। वो यहाँ पर कि आप स्टार्टिंग अगर आप अच्छी करेंगे तो एग्जामिनर को वो चीज क्या लगेगी, आपकी प्रभावित, क्या भाई शुरुआत ही बड़ी अच्छी की है। और कंक्लूजन का बड़ा अच्छा बताया सिद्धार्थ जी ने, जो मैंने अभी तक तो नहीं सुना था, कि आप एनसीईआरटी जैसी बुक में जो आपने पढ़ी हैं चीजें, उनको अगर आप सरल तरीके से लिखेंगे तो कंक्लूजन आपका प्रभावशाली होगा, बड़ा इंप्रेसिव होगा। दूसरी बात सिद्धार्थ जी ने बोली ऐसे के लिए कि भाई आपके जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए। होता क्या है कि जब हम कोई फैक्ट्स डालते हैं, हम इस तरह पॉलिसीज को डालते हैं, तो आप जो भी कह रहे होते हैं, आपकी बात क्या हो जाती है, वजनदार हो जाती है, वैल्यूएबल हो जाती है कि हाँ भाई बंदा जो है वो पढ़कर बोल रहा है, बड़ा अच्छे से बोल रहा है। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, पहले से टॉपिक आपके तैयार थे कि आपने, हाँ भाई ये टॉपिक मुझे काम करना है। सीधा जी थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जब टॉपिक चूज किया तो तब दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई मान लीजिए इन 4 टॉपिक में से ये 2 टॉपिक मुझे को चूज करने हैं, उस समय माइंड में क्या चला, कौन सा मैं चूज करूं, ये भी थोड़ा बताइएगा कि मुझे ये करना है, ये नहीं लिखना है। तो यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। मैंने बताया कि जैसे 4 ऐसे आते हैं हमारे इंडिया पार्ट में 4 और छत्तीसगढ़ के पार्ट में 4। तो जी सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि किस टॉपिक्स में मेरे पास ज्यादा कंटेंट है, किस टॉपिक को मैं ज्यादा डायनेमिक बना सकता हूँ, किस टॉपिक में मैं करंट के अफेयर्स को इंक्लूड कर सकता हूँ। ये 3-4 चीजें आपको वहां पे बहुत जल्दी सोचनी होती है, 5 मिनट के अंदर ही होता है ये सब काम। तो मैंने कोशिश की कि जो 2 टॉपिक्स इन चीजों के साथ सबसे ज्यादा फिट बैठ रहे हैं, तो मैंने उन जी टॉपिक्स को ही चुना था। ओके। अब कई बार अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि सर, जैसे कई बार जैसे बोला गया कि कुछ ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए जो लगे आपको किसी ने ना लिखा हो, बड़ा चैलेंजिंग सा टॉपिक है, ऐसा भी टॉपिक चूज करना चाहिए, या ये ध्यान देना चाहिए कि भाई मेरे पास में मटेरियल कौन से टॉपिक का है, ये फोकस करना चाहिए, चैलेंजिंग ऐसे को चुनना चाहिए, आपके इसमें क्या? एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके लिए चैलेंजिंग है तो ऐसा मत हो कि आप आधा ऐसे लिख रहे हैं फिर आधे ऐसे के लिए आपके पास कंटेंट ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से डील कर सकते हैं, आपके पास मैटर है, तो जरूर आपको चैलेंजिंग टॉपिक चुनना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं, फिर भी आप चैलेंजिंग टॉपिक को चुन के ही बस ज्यादा नंबर फेच कर लेंगे, तो वो काफी मुश्किल है।
और सिद्धार्थ जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, कई बार ये भी कहा जाता है, कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर क्या कुछ पंक्तियों का प्रयोग ऐसे में करना चाहिए, कुछ ग्राफ का यूज, फ्लो चार्ट का यूज, कुछ भी इस तरह की चीज भी, रचनात्मक चीजें भी दिखानी चाहिए, कुछ कलात्मक अपने अंदर जो है वो भी दिखाना चाहिए ऐसे में, या नहीं, या सिर्फ पैराग्राफ पॉइंट वाइज, कैसे आपने उसको बनाया, पैराग्राफ पॉइंट वाइज, ये सब थोड़ा सा बताइए। मैंने कोट्स तो इंक्लूड नहीं किए थे अपने ऐसे में, हालांकि जी मैंने सुना है कि लोग करते हैं, उनको भी अच्छे नंबर्स मिलते हैं, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, मैंने बार ग्राफ चार्ट्स इन सब का इंक्लूजन किया था, पर मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया था। मैंने 4 ऐसे लिखे थे, उसमें से केवल मैंने दो या तीन ही ऐसे में इसको इंक्लूड किया था। ऐसा नहीं कि आप हर चीज को आपको हर जगह इन्वॉल्व करना जरूरी है, आपको जहां जिसकी जरूरत महसूस हो और अगर आपको याद हो तो आप जरूर इंक्लूड करें। पर जबरदस्ती अपने से कुछ भी आप ग्राफ बना दे रहे हो, मतलब आपका डाटा सही नहीं हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ऐसी चीजों को अगर आप इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। बट कोशिश ये बिल्कुल। करें कि जब आप किसी चीज को इंक्लूड करें, खासकर कि आपका चार्ट्स हो गए, बार ग्राफ हो गए, तो काफी करेक्ट। जी, बड़ा अच्छा है कि आपने कहा कि जो आपको अच्छे से पता हो टॉपिक, उस पर आप फोकस करें। ऐसा ना हो कि आपने कोई चैलेंजिंग उठा लिया, फिर आधा लिखकर 200 150 में आपसे सिलेंडर कर दी, भैया अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो वो आपके लिए सुसाइडल हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात। और दूसरा क्या है कि ज्यादा भी यूज ना करें, क्योंकि निबंध की अपनी एक शैली होती है, ऐसी अपनी एक शैली होती है, उसको यूज करें। हाँ, थोड़ा सा उसको आप अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूज करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कोटेशन देखिए आपने यूज नहीं की, कि आपने कोई कोट यूज की हो, कोई लाइन यूज की हो, कोई कविता यूज की हो, उन्होंने नहीं की, तो आप लोगों को मना नहीं किया कि आप चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की भी है। बड़ा अच्छा आपने बताया। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, उसको आपने कैसे डील किया? लॉन्ग क्वेश्चन इतने लॉन्ग भी नहीं होते कि आपके पास कंटेंट ना हो। जी मैंने ये देखा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा कंटेंट हो जाता है कि आपको उसको भी कॉन्साइज करना होता है। जी तो वहां पे कंटेंट का इशू नहीं आता। आप कोशिश कीजिए कि आप अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है उसको मल्टीपल डायमेंशन से अप्रोच करें, अगर कर सकते हैं तो जी। पॉइंट वाइज उसका पॉइंट वाइज लिखें उसका आंसर को। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको कंटेंट भरपूर मिलेगा, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी, जी क्योंकि आपको इवन जितना आपको पता है आपको उसको कॉन्साइज करना होगा। मुझे याद है पेपर 4 में मेरे साइंस में फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आया था, जी। मेरे पास उसके लिए इतने सारे कंटेंट हो गए थे कि लास्ट लास्ट से मेरे पास ये हो गया था कि मुझे कुछ टॉपिक्स उसमें छोड़ने पड़ गए थे। बिल्कुल। कोशिश ये करें कि लॉन्ग क्वेश्चंस को जब अप्रोच करें तो शुरू में बहुत जल्दी एक फॉर्मेटिंग कर लें कि आपको ये टॉपिक्स इंक्लूड करने, ये पॉइंट्स लिखने, बाकी कंटेंट की कमी आपको नहीं होगी लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब आप आंसर लिखें लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा पहले फॉर्मेटिंग आप कर लें कि मुझको किस डायरेक्शन में जी बढ़ना है। ये ना हो कि उस समय लिखते समय आप भावनाओं में बह जाएं, या आप पेन को लिखते चलें तो भावनाओं में बह के कहीं ज्यादा ना हो जाए, फिर कंक्लूजन के लिए या जो मेन बात है आपको लिखनी थी वो आपके पास, के लिए बड़ी आपके पास वर्ड लिमिट खत्म हो जाए। बड़ा अच्छा आपने बताया। बस एक लास्ट प्रश्न, अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो शॉर्ट आते हैं उन पर भी अभ्यर्थी को बड़ा चैलेंजिंग लगता है कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन को, जो लॉन्ग के लिए तो हमारा मटेरियल हो तो हम कर लेते हैं, लेकिन कोई टॉपिक, जैसे मान लो हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल की बात करें, कोई भी हम हिस्ट्री किसी टॉपिक की बात करें, नेशनल मूवमेंट की बात करें, तो वहां पर क्या होता है कि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसको कम शब्दों में लिखना ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। वहां पर हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये चीज ध्यान रखेंगे तो उसको आप यूज करें, उसका कुछ कहना चाहेंगे सिद्धार्थ जी? जो आपके मेन पॉइंट्स होंगे उनके बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स बुलेट पॉइंट बना के आप लिख दें, और शॉर्ट क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से अप्रोच करें कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका डायरेक्ट वही आंसर लिखें, ना आपको उसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, ना आपको उसको कंक्लूड करने की जरूरत है। एग्जैक्टली जो पूछा जा रहा है उसको ही आप वहां पे लिख दें। और चलिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये सारी चीजें ना, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी, आपको इससे बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप पढ़ते जाइए और टेस्ट देते जाइए, तो ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होती मतलब हो जाएंगी। बड़ा खूबसूरत सी बात आपने बोली कि भैया बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट देते ही आपको समझ में आने लगेगा कैसे सेल्फ वैल्यूएशन, स्व मूल्यांकन। तो आपको स्व मूल्यांकन होगा कि मैं यहाँ पर 30 वर्ड में ये लिख सकता था, ये मैंने ज्यादा लिख दिया, यहाँ पे मैंने कम लिख दिया, या ये लिखना था मैं ये लिख सकता था। तो इस तरह की चीजें आपकी खुद ही होने लगेंगी, तो उसको सेल्फ वैल्यूएशन बोलते हैं। इस टेक्निक को आप अपनाइए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, पढ़िए टेस्ट दीजिए, पढ़िए टेस्ट दीजिए। और कहा भी जाता है, बड़ा बड़ा फोकस कहा जाता है कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो प्रैक्टिस है उसको परफेक्ट बनाती है। तो इसी रणनीति पर, इसी स्ट्रेटजी पर सिद्धार्थ जी ने कार्य किया। सिद्धार्थ जी, अंत में आप, एक प्रश्न तो मैं ये पूछूंगा कि एक बिल्डिंग खड़ी होती है,
तो बिल्डिंग की कोई नींव होती है। तो हम ये पूछना चाहेंगे, जो सिद्धार्थ जी ने नायब तहसीलदार का पद लिया है, ये एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसकी नींव में कौन है, थोड़ा उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी आपका हाँ, परिश्रम सबसे तो पहले है, तो आपका परिश्रम तो है, परिश्रम के अलावा हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे फलदार वृक्ष होता है तो हम सब उसके एक फल हैं, जो हम जी दिखते हैं, चमकते हैं बाहर, पर हमारे जी पीछे एक पूरा पेड़ खड़ा होता है। तो हम सब की जी लाइफ में ऐसे लोग होते ही हैं। अब मेरी लाइफ जी में मेरी घर वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने मुझे हमेशा इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि जी हाँ यार तुम पढ़ो। इवन ऐसा होता था कि वो मुझे कुछ घर का काम भी नहीं करने देते थे कि नहीं, तेरा जी ध्यान पूरा केवल पढ़ाई में होना चाहिए। तो घर वालों को मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। इसके साथ ही मेरे फ्रेंड सर्कल में, जैसे मैंने बताया था, विजय सिंह राजपूत जिनका सिलेक्शन हुआ था, इन लोगों ने मुझे मेरी पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उनके बड़े भाई भी हैं एक, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने उनकी गाइडेंस में ही ये तैयारी चालू की थी। और इसके साथ साथ एक अक्षर सिंह राजपूत भैया जी भी हैं, वो भी अभी सीजीपीएससी में चयनित है। ये 3 लोगों ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प की। मेरे फ्रेंड्स भी जी काफी ज्यादा इस चीज में सपोर्टिव थे। तो एक तरीके से आप कहेंगे तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे गाइड किया। तो इस तरीके से फिर क्या हुई कि मेरी जर्नी सफल हो पाई। जी जी चलिए, बढ़िया, अच्छा है कि आपको फैमिली सपोर्ट मिला, आपको फ्रेंड सपोर्ट मिला, उन सबका आपने नाम भी लिया। हमारा डायलॉग मंच की ओर से उनको भी बहुत अभिनंदन कि भाई उन्होंने एक अभ्यर्थी को ऐसे तैयार किया। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में भी आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, लेकिन फ्रेंड्स कौन हो ये भी थोड़ा देखकर सिलेक्शन कर करके किसकी गाइडेंस में हमको करना है, ये भी थोड़ा देखकर अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से इस मुकाम को हासिल करेंगे। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डायलॉग मंच को समय देने के लिए। हम डायलॉग मंच की ओर से और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से, जिनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बने हैं, उन सब की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। जय हिंद।